आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं लीगल ग्रेविटी। तो आज की वीडियो है मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जनरली जुडिशरी की तैयारी करते समय एक समस्या जो सबके सामने आती है, मेनली हिंदी माध्यम वालों के सामने आती है, वो ये कि मुख्य परीक्षा में कैसे और कितना उत्तर लिखें। इंग्लिश में कैसे आंसर लिखना है, इसके लिए तो बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जहां बात हिंदी वालों की है वहां एक अच्छा उत्तर लिखना आज भी चुनौती ही बना हुआ है। चलिए आज मैं इस चुनौती को कुछ आसान करने के लिए आप सभी के लिए इस विषय पर एक डिटेल गाइडेंस लेकर आई हूँ। उम्मीद है ये उत्तर लेखन में आपकी मदद जरूर करेगा। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो अधिकतर लोगों को हो जाती है कि मैंने एक टॉपिक को अगर पूरा पढ़ लिया है तो मैं उस पर आंसर लिख दूंगा या दूंगी, पर ऐसा इन रियलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कॉपी जांचने वाला आपको बिल्कुल भी नहीं जानता है और ना ही उसको ये पता है कि आपने कितना पढ़ रखा है या आपने कितनी तैयारी करी है किसी टॉपिक को लेकर। एग्जाम की कॉपी जांचने वाला व्यक्ति आपके नॉलेज की परख आपके उत्तर लिखने के तरीके से, आपकी भाषा से, उत्तर की स्पष्टता से, हैंडराइटिंग से, सटीकता से और सीक्वेंस से ही करेगा। ये सब मैंने तो एक लाइन में बोल दिया, लेकिन इन सारे ही शब्दों का अपना अलग अलग मतलब है जो आंसर में बहुत जरूरी है और बहुत काम आता है। अगर आपका आंसर इस हिसाब से नहीं लिखा होगा तो भाई नुकसान में जाओगे। तो समझ लेते हैं कि एक एक शब्द किस बारे में बात कर रहा है। तरीके से मतलब है कि आपने जो आंसर लिखा है वो पॉइंट्स में लिखा है या फिर पैराग्राफ में। किसी बात को समझाया है तो कैसे, चार्ट से, एग्जाम्पल से, केस लॉ से या फिर किस तरीके से। दूसरी बात आती है भाषा। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लीगल हो, विधिक हो। हिंदी में विधिक शब्दावली का प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है, पर वो सरल भी हो, जिसमें मैक्सिम्स का इस्तेमाल तो हो लेकिन संतुलित मात्रा में। अननेसेसरी यूज ना किया गया हो जो पढ़ने वाले को ऑड लगने लगे। इसके बाद है स्पष्टता। लीगल लैंग्वेज लिखते टाइम अर्थ का अनर्थ ना हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। मान लो आप कोई डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं जो बेयर एक्ट में लिखी है, याद थोड़ी उस समय कम आ रही है तो शब्द आगे पीछे कर दिए जिससे कहीं उस परिभाषा का मतलब तो नहीं बदल गया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया सद्भाव पूर्वक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। अब यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे जो है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 के अनुसार कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। अब यह परिभाषा ध्यान रखिएगा नकारात्मक भाषा में है, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो निगेटिव सेंस में जा रही है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, ये ध्यान से निकल गया कि ये नेगेटिव सेंस में है और हम लिखाए कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो गया ना लोचा, मतलब ही बदल गया डेफिनेशन का। एक नहीं ना लिखने पर पूरी परिभाषा का मतलब ही बदल गया। अगर आप लैंग्वेज को सकारात्मक तौर पर लिख रहे हो तो ये ध्यान रखो कि बात का अर्थ ना बदले। अगर आपने यहाँ पर ऊपर वाला नहीं हटाया तो नीचे भी ध्यान रखिए दूसरी लाइन से भी बिना को हटा देते तो बात बराबर हो जाती। तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को भूल गई हूँ कि ये निगेटिव सेंस में है और मैं इसे पॉजिटिव सेंस में लिखना चाह रही हूँ तो मुझे ये डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखनी होगी कि कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से की गई या विश्वास की गई हो। तो ये मतलब वैसा ही निकल रहा है जैसा उस नेगेटिव वाली डेफिनेशन का निकल रहा था। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था हैंड राइटिंग, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंग्लिश में ये कम दिक्कत होती है, लेकिन जब बात हिंदी में उत्तर लिखने की होती है तो ये हम सबको पता है कि हिंदी लिखने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि यहाँ मात्राएं, शिरोरेखा, विराम, आधे अक्षर, हलंत, विसर्ग जैसे बहुत सी चीजें ज्यादा होती हैं। इसलिए हैंड राइटिंग को हमेशा ऐसा रखा जाए जो साफ से पढ़ने में आनी चाहिए। अगर ज्यादा अच्छी नहीं है तो ज्यादा गंदी भी ना हो, मतलब ऐसी ना हो कि वो पढ़ने में ही ना आए। और साथ में मात्राओं की अशुद्धियों पर भी ध्यान देना चाहिए और वर्तनी पर भी। ठीक, इतना सब कुछ अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य तो होगी। इसके बाद मैंने एक शब्द का जिक्र किया कि सटीकता। आंसर में सटीकता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान इस पर देना है। मतलब क्या है, इससे कैसे ध्यान रखा जाएगा ये भी देख लेते हैं। सटीकता से मतलब है जो पूछा गया है वही आंसर में लिखा जाए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं या फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो पूछा ही नहीं गया है। इसलिए ये ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि जितना और जो पूछा गया है उतना ही आंसर में लिखा जाए। देखिए, एग्जाम लिखते टाइम आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी एक्स्ट्रा बात को आप लिख पाएं, और हिंदी मीडियम वालों के पास तो खासकर समय नहीं होता है। हमारा लास्ट वर्ड जो मैंने उस सेंटेंस में यूज किया था वो था सीक्वेंस। उत्तर हमेशा उसी क्रम में लिखें
जिस क्रम में प्रश्न पूछा गया है। मैं पूरे पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा कीजिए। क्या उच्चतम न्यायालय इस प्रकार के निर्देश का उत्तर देने से मना कर सकता है? ये एक पूरा प्रश्न है, 10 मार्क्स का है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन बने हुए हैं, जो दोनों ही 5-5 नंबर के मान लो। तो जिस क्रम में ये पूछे गए हैं उसी में आंसर देना है। ये नहीं कि आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर पहले कर दें और पहले वाले का बाद में। तो ये एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बहुत ही गलत इंप्रेशन डालता है। आंसर लिखते पर पहले हमें राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति अंडर आर्टिकल 143 के बारे में बताना है और उसके बाद ही हमें बताना है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे निर्देश का उत्तर देने से मना कर सकता है या फिर नहीं। ठीक। आंसर राइटिंग में एक चीज और जो ध्यान देनी होती है वो है शब्द सीमा, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य बात को सीमित शब्दों में विधिक शब्दावली का प्रयोग करके लिखते। और अगर आपके उत्तर की शब्द सीमा 5 या 10% ज्यादा या कम हो जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर इससे ज्यादा की आप कोशिश करते हो तो ये आपके कीमती समय को खर्च करने के सिवा किसी और काम नहीं आनी। ये सारे फैक्टर्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसपे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है आंसर लिखते टाइम, वो है क्वेश्चन, प्रश्न को समझना। कैसी समझ आप बनाते हो किसी प्रश्न पर। उत्तर लिखने की सबसे पहली स्टेज यही है कि आपको ये बात प्रश्न पढ़ते ही अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। देखिए, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो आधे से ज्यादा हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी इसी स्टेज पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न की भाषा ही ऐसी होती है कि हमें समझ ही नहीं आता क्या छोड़ना है और क्या लिखना है। सबसे पहली चीज जो हमें प्रश्न में नोटिस करनी चाहिए वो ये कि प्रश्न के आखिर में कौन सा शब्द दिया गया है। ये शब्द ही हमें बताते हैं कि हमसे प्रश्नकर्ता पूछना क्या चाह रहा है। जैसे विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, अवमूल्यन कीजिए, अवलोकन कीजिए, परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए या स्पष्ट कीजिए, या ऐसे ही कोई और शब्द। इनमें से आखिर प्रश्न के आखिर में लिखा क्या है। देखिए, इन शब्दों से हमें समझना चाहिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, आपको क्या लिखना है। अगर हम सिंप्लीफाई करें और इन सभी शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दें तो हमें आंसर लिखने में आसानी होगी और प्रश्न को पढ़ते ही हम ये समझ पाएंगे कि हमें लिखना क्या है। जैसे जहाँ शब्द आता है व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, चर्चा कीजिए, या इसी तरह का समानार्थी कोई और शब्द, तो ऐसे में प्रश्न में बस पूछी गई संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसको आपको सरल भाषा में सटीकता के साथ लिख देना है। यहाँ पर भी अगर वर्णन या विवरण शब्द है तो आपके पास थोड़ी ज्यादा लिखने की छूट होती है, पर बाकी शब्दों के साथ आप पूछी गई बात को सरलता से समझाते हुए लिखें तो वो काफी होगा। इसके बाद अगर हम दूसरी कैटेगरी बना लें आलोचना, आलोचनात्मक टिप्पणी, समीक्षा, समालोचना, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष की विवेचना आदि, तो जब प्रश्न में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो तो समझ जाइए कि प्रश्नकर्ता आपसे पूछे गए कथन की, विषय की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करने को बोल रहा है, और इन गुण और दोषों पर बराबर का ध्यान देना ही उत्तर को बेहतर बना देगा। लेकिन अगर आलोचना शब्द का प्रयोग किया गया है तो ध्यान रखिए कि आपको नकारात्मक पॉइंट को सकारात्मक पॉइंट्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा लिखना है, थोड़ा ज्यादा वेटेज देना है। इसके बाद हम रख लेते हैं मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन जैसे शब्दों को। देखिए, मूल्यांकन शब्द अपने आप में आपको बता देता है कि प्रश्न के उत्तर में आपको उस कथन के मूल्य के बारे में लिखना है, कितना वैल्यूएबल है वो। इसमें आलोचनात्मक शब्द अगर लगा हो या ना लगा हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, पहले पूछे गए विषय की इंपॉर्टेंस बतानी होती है, फिर उसकी कुछ कमियां बतानी होती है, फिर एंड में उस विषय की इन टोटल कितनी उपयोगिता है उसको क्लियर करना होता है। ये बात तो हो गई कि प्रश्न को कैसे समझना है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में जो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं उसका सही से उपयोग करना है। मुख्य परीक्षा में लगभग सभी के सामने एक बड़ी समस्या ही यह होती है कि 3 घंटों में सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे करें। सबसे पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। देखिए, आप शुरुआती प्रश्नों को थोड़ा ज्यादा समय आखिर के प्रश्नों की तुलना में दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि आखिर के 1 घंटे में अभ्यर्थी की लिखने और सोचने की स्पीड बाय डिफॉल्ट 2x पर चली जाती है। और कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहले आंसर अगर आपने अच्छे लिखे होंगे तो आखिर तक जाते जाते एग्जामिनर आपके बारे में एक अच्छी सोच विकसित कर लेता है। अब मान लो पूरी कोशिश करने के बाद भी 20 मिनट बचे हैं और अभी भी 5 से 6 प्रश्न छूटे हुए हैं जिनके आंसर लिखने हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि 2 प्रश्न के उत्तर डिटेल में लिख दो, या फिर
दूसरा ऑप्शन है कि सारे 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर पॉइंट बनाकर, इंपॉर्टेंट एंड मेन बात लिखकर, या फिर मेन एंड लैंडमार्क केस लॉज लिखकर, या फिर फ्लो चार्ट के जरिए बात समझाकर दिए जाएं, जिससे आप पूरी नहीं तो कम से कम संक्षिप्त तौर पर अपनी बात रख पाएं। अब यहाँ पहला तरीका अपनाकर आप घाटे में ही रहोगे, लेकिन आई एम श्योर दूसरा तरीका आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। तो कोशिश कीजिए सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और मूल्यांकन करने वाले पर आपकी समझ का एक सकारात्मक प्रभाव ये जरूर छोड़ेगा, और जो आपके मेंस की मार्किंग में साफ नजर आ जाएगा। अब एक और बात समझ लीजिए कि मेंस एग्जाम में स्कोर करना 100% आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमेशा ध्यान रखिए मेंस में आपका रोल बस 50% का है, और 50% रोल होता है आपकी कॉपी चेक करने वाले का। आप अपनी कॉपी में अपना बेस्ट देकर भी आए हो ना, तो भी आप 50% ही करके आए हो। बाकी 50% काम अब एग्जामिनर का है, जो आपके लिखने के तरीके से आपको एग्जामिन करने वाला है। इन सब बातों के अलावा आपको अपने आंसर को आकर्षक भी दिखाना होगा, जिससे एग्जामिनर देखते ही आपके आंसर के मेन पॉइंट्स को समझ जाए, जिसके लिए आपको सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है, ज्यादा घिचपिच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाईलाइटर वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो अननेसेसरी ये आपके प्रीशियस टाइम को वेस्ट करने का काम करेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपके आंसर में जो हेडिंग है या केस लॉ है या कोई अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दोगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और बाकी तो आपका कंटेंट है जो किसी भी आंसर को बेहतर बनाता है। इन सब बातों को अगर आप अपने आंसर राइटिंग में फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका आंसर अच्छा ही होगा। इसके अलावा आपके इस बारे में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के ये सुझाव आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आशा है आपको पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लीगल ग्रेविटी को। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।